बाद में हम बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं और बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब होता है कि हमारे शरीर से रिलेटेड जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। इनको जैव अणु कहा ही गया है क्योंकि ये जीवित प्रोसेस में फंक्शनिंग करते हैं। जैसे हमारे शरीर में सबसे बड़ा जो बॉडी फ्यूल होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है, उसको हम ग्लूकोज कहते हैं। तो इसमें देखिए प्रोटीन्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, ठीक है, फैट आते हैं और एंजाइम्स आते हैं और विटामिन और हार्मोन को हम इसी कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर? एक्चुअली में अधिकतर ये जो है जो इनके मिक्सचर होते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट्स के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के, सल्फर के और फास्फोरस के। फिर देखिए बायोलॉजिकल प्रोसेस कौन कौन सी होती है जो इससे इफेक्टेड होती है सबसे ज्यादा? एक तो रिस्पायरेशन होता है, दूसरा डाइजेशन होता है, ठीक है। फिर इसका जो नॉर्मल फार्मूला है वो आपका नॉर्मल फार्मूला यहाँ पे दिए हैं CH2OY, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर X कर देते हैं और यहाँ क्या कर देते हैं Y। इसका ये मतलब जनरल फार्मूला है। इस फार्मूला में ये दोनों मॉलिक्यूल क्या करते हैं? फॉलो तो करते हैं लेकिन वास्तविकता में ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है और ये एसिटिक एसिड है जो कार्बोहाइड्रेट के फार्मूला को फॉलो करने के बावजूद भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस पर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमें पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन या पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड्स देते हैं, ठीक है। ये बायोमॉलिक्यूल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल जिसमें 60 से 70 मॉलिक्यूल्स आते हैं और मैक्रोमॉलिक्यूल्स बृहदाणु इसमें मोर देन 1000 मॉलिक्यूल होते हैं। मेनली जो ग्रुप होता है बायोमॉलिक्यूल्स के हमारे शरीर में वो होते हैं प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। इन्हीं के बारे में मुख्यतः हमें पढ़ना है। अब कार्बोहाइड्रेट का जो नॉर्मल फार्मूला है CH2OY मैंने वहाँ बता चुका हूँ मैं आपको, लेकिन इस फार्मूले को रेनॉल्ड जो होती है एक शुगर होती है जो फॉलो नहीं करती यानी मानती नहीं है। दूसरा फॉर्मल्डिहाइड एसिड के बारे में मैंने वहाँ आपको बता ही दिया है। फिर देखिए कार्बोहाइड्रेट्स मिलते कहाँ हैं? एक तो एनिमल बेस्ड होते हैं और दूसरे प्लांट बेस्ड होते हैं। क्लियर? यहाँ पे देखिए कार्बोहाइड्रेट स्टार्च जितने भी पोटैटो है ग्रेन्स हैं उसमें स्टार्च के रूप में मिलता है, ठीक है। ग्लूकोज एक शुगर और जो फलों में मिलता है वो फ्रक्टोज है। फलों में मिलने वाली शुगर को फ्रक्टोज कहते हैं। इसमें जो है ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है। यहाँ लैक्टोज किसमें शुगर मिलती है? मिल्क में। जो दूध में शुगर मिलती है वो मिल्क, और हनी में भी कार्बोहाइड्रेट ही होता है। क्लियर? अच्छा, इसको पहचानेंगे क्या? नॉर्मल वे में अगर इनको पहचानना है तो अगर 3 कार्बन होंगे तो उसको पहचानने के लिए ओज लगा देंगे, लास्ट में ओज जरूर लगा होगा। जैसे कार्बन की संख्या अगर 3 है तो ट्राइओज, 4 है तो टेट्राओज, 5 है तो पेंटोज और 6 है जैसे यहाँ पर आपके ग्लूकोज में तो हेक्सोज। क्लियर? ओज जरूर एज ए सफिक्स लगा रखा है। क्लियर? इस प्रकार हमने बायोमॉलिक्यूल्स के नॉर्मल वे को टच कर लिया। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मुख्यतः 2 प्रकार के, शुगर जिसको शर्कराएं कहते हैं हिंदी में, और पॉलीसैकेराइड्स इसको पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। क्लियर? तो शुगर जो होते हैं मीठे होते हैं और जल में घुलनशील होते हैं, इसके भी और क्रिस्टलाइन भी होते हैं यानी इनको क्रिस्टलीय फॉर्म में रखा जा सकता है। ठीक है, जैसे आपने देखा है सुबह की जो चीनी चाय के लिए इस्तेमाल होते हैं वो क्रिस्टल फॉर्म होते हैं। ये नॉन स्वीट होते हैं, मतलब इनमें कोई मिठास नहीं होती है, बृहदाणु होते हैं। ठीक है, और इसमें मोनोसैकेराइड ग्लूकोज के कई अणु होते हैं। ठीक है, दूसरा सिस्टम क्या होता है कि इनका जो सूत्र है वो C6H10O5 न्यूमरेस टाइम, यानी ये नंबर चाहे जितना आप चाहें यहाँ पर नंबर इनकी वैल्यू रख सकते हैं। क्लियर? तो इसमें ऑलरेडी जो ग्लूकोज जो होता है, जब इसको हम ये नॉन शुगर भी कहलाते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, और जब हम डाइल्यूट H2SO4
और उच्च ताप रखते हैं, साथ ही साथ न्यूमरस टाइम मॉलिक्यूल लेते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो हमें जो है न्यूमरस ग्लूकोज के अणु उसमें मिलते हैं। यानी कि न्यूमरस का मतलब होता है कई, आप गिनते रहिए, ठीक है। और मुख्यतः जो इनका जो एग्जाम्पल है वो स्टार्च कह सकते हैं और सेलुलोज। ये नॉन शुगर होते हैं, मीठे नहीं होते हैं और इनको क्रिस्टलाइज नहीं किया जा सकता। इसके बीच में जो मीठे होते हैं उनको हम शुगर कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, मोनोसैकराइड जिसमें ग्लूकोज केवल एक ही होता है, और ओलिगोसैकराइड जिसमें ग्लूकोज क्या यूनिट होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की यूनिट क्या है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज आप कह सकते हो। इसमें 2 से जो है 10 मॉलिक्यूल होते हैं। याद रखिए इसका जो एग्जाम्पल है मतलब फार्मूला है वो CnH12ON है। एग्जाम्पल क्या है, C6H12O6 है। यही सूत्र जो है ग्लूकोज का है, फ्रक्टोज का है, गैलेक्टोज का है, मैनोज का है, एक ही फार्मूला है C6H12O6। और यहाँ पे देखिए C12H22O11, ये किनके फार्मूले हैं, सुक्रोज को, माल्टोज को और लैक्टोज तीनों के फार्मूले एक हैं, ठीक है। जब इनका हाइड्रोलाइजेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डायल्यूटेड H2O4 गर्म करते हैं तो हमें ग्लूकोज मिलता है और फ्रक्टोज मिलता है, ठीक है। ग्लूकोज को हम एल्डोजेस कहते हैं, कीटोज को हम कीटोजेस कहते हैं, वो फ्रक्टोज को हम कीटोजेस कहते हैं, ठीक है। देखिए मॉरिस टेस्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए आता है और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है कि पदार्थ का जलीय विलयन, यानी जो भी पदार्थ है वो 2 ml ले लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, उसके बाद उसमें मॉरिस रिएजेंट मिलाते हैं। मॉरिस रिएजेंट क्या है, अल्फा नेफ्थॉल का एथिल अल्कोहल में 10% विलयन को हम मॉरिस रिएजेंट कहते हैं। और प्लस इसमें ड्रॉप वाइज यानी बूंद बूंद करके कंसंट्रेट H2O4 लगभग 1 ml मिलाते हैं। जब ऐसा करते हैं तो टेस्ट ट्यूब में आप देखेंगे कि लाल या भूरे कलर के छन्ने मिलते हैं, और अगर ऐसा होता है तो कार्बोहाइड्रेट कंफर्म है। चलो स्टार्ट करिए। मोनोसैकराइड्स में ग्लूकोज जो होता है उसको हम डेक्सट्रोज या द्राक्ष शर्करा भी कहते हैं। फार्मूला C6H12O6 है। इसलिए ग्रेप्स में, स्वीट फ्रूट्स में जितने भी मीठे फल हैं एंड हनी में पाया जाता है। क्लियर। दूसरा सिस्टम, जब हम इसको इंडस्ट्री बेस में अगर हम इसको बनाना चाहेंगे तो हम स्टार्च लेंगे और उसको हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड HCl हीट करेंगे, हाई प्रेशर रखेंगे तो हमें ग्लूकोज की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है, जो फैक्ट्री में बनाते हैं। दूसरा सिस्टम क्या है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हम इसके बारे में जानेंगे ग्लूकोज के बारे में। तो पहला है कि व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, यानी श्वेत कलर का क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है गलनांक, वो 140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी ये क्या होता है, दाईं तरफ जो है मूवमेंट करता है, ठीक है, रोटेशन करता है, इसीलिए इसको हम डेक्स्ट्रोज कहते हैं। क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रोज। और इसमें 4 एसिमेट्रिकल कार्बन एटम होते हैं। क्या होते हैं, 4 एसिमेट्रिकल कार्बन एटम होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और अगर इसमें 3 डायमेंशनल आइसोमर्स की बात करें वो 15 होते हैं। फार्मूला रख देंगे, नीचे फार्मूला मैंने लिख भी दिया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, इसमें 5 जो है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होते हैं और 1 CHO ग्रुप होता है, इसीलिए हम इसको एल्डोजेस कहते हैं। और ये पॉलीहाइड्रॉक्सी जो एल्डिहाइड होता है OH ग्रुप होता है, इसमें कार्बोनिल ग्रुप का भी ये मतलब रिएक्शन देते हैं और CHO ग्रुप का। तो अगर हम शॉर्ट में कहते हैं तो ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज इज द मिक्सचर ऑफ OH ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप एंड एल्डिहाइड ग्रुप। क्लियर। तो वो क्वेश्चन है कि आप ये बताइए कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होते हैं। तो आप क्या करें, ग्लूकोज को एसिटल क्लोराइड के साथ या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब आप रिएक्ट कराते हैं तो आपको मिलता क्या है, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। और पेंटा एसिटेट देखिए कहाँ पर, जहाँ पर OH जुड़ा था, देखिए ये OH, वहीं पे 1 2 3 4 5 एसिटेट जुड़ गए, एसिटेट ग्रुप जुड़ गए। ये बताते हैं कि ये इसमें ग्लूकोज में 5 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है। समझ में आया। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था इससे पहले वाले में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की क्रिया। अब हम कैसे हम सिद्ध करेंगे
कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह उपस्थित है, तो उसके लिए क्या करते हैं, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। सबसे पहले ग्लूकोज की जो रिएक्शन है HCl के साथ कराते हैं तो हमें ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट मिलता है, और जैसे ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट बना हमें ये ज्ञात हो जाता है कि इसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित है। दूसरा क्या होता है कि ग्लूकोज को जब हम हाइड्रोक्सिल के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें ग्लूकोज ऑक्सीजन मिलता है, और ग्लूकोज ऑक्सीजन का मिलना ही ये तय कर देता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह उपस्थित है। ये सुनते हैं। अब थर्ड जो है रिएक्शन एल्डिहाइड ग्रुप की पहचान कैसे करेंगे, उसके बारे में हमारे पास दो रिएजेंट होते हैं। एक होते हैं इसको फेरिक सॉल्यूशन कहते हैं, और दूसरा आपका सिल्वर ऑक्साइड जिसको हम टॉर्नेट एजेंट कहते हैं। वास्तविकता में अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन होता है, ठीक है। ये आपका टॉर्नेट एजेंट, ये आपका फेरिक एजेंट। इन्हीं दोनों के रिएजेंट के माध्यम से हम एल्डिहाइड ग्रुप की पहचान करते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली में जब हम ग्लूकोज को फेरिक सॉल्यूशन के साथ गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें ग्लूकोनिक एसिड मिलता है और क्यूप्रस ऑक्साइड निकलता है, जो कि लाल रंग का प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, अवक्षेप। दूसरा सिस्टम क्या है, जब ग्लूकोज को हम टॉर्नेट एजेंट के साथ गर्म करते हैं तो हमें फिर ग्लूकोनिक एसिड मिलता है, और हमें यहाँ सिल्वर मिलता है जो कि काले रंग का होता है। एक्चुअली हुआ क्या कि केवल यहाँ पर एक O बढ़ गया, एक O यहाँ और एक O, क्लियर। तो इस प्रकार अगर हमें क्वेश्चन आ जाए कि एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस ग्लूकोज में कैसे आप सेव करोगे, तो आपको टॉर्नेट एजेंट और फेरिक एजेंट का हेल्प लेना होगा। हीट करते हैं तो हमें ग्लूकोनिक एसिड की प्राप्ति होती है, यहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ पर रेड ऑक्साइड निकलता है और यहाँ पर ब्लैक प्रेसिपिटेट निकलता है। जब हम जो है ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो ये और क्या होता है, ऑक्सीडेंट्स होते हैं, और ये ऑक्सीजन की एक नवजात ऑक्सीजन को देते हैं, तो यहाँ क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है। इसको हम ग्लूकोनिक एसिड कह सकते हैं या ग्लूकोज सैकरिक एसिड भी कह सकते हैं। और सेम वे में जब ग्लूकोज को हम नाइट्रिक एसिड के साथ गर्म करते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे भी ग्लूकोनिक एसिड ही मिलता है। तो ऑक्सीडेशन कराने पे ग्लूकोज क्या मिलता है, ग्लूकोनिक एसिड। क्लियर। देखिए सेकेंड जो रिएक्शन है हमारा, उसमें थोड़ा करेक्शन है कि जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ इसको ग्लूकोज को गर्म करते हैं तो ये इसमें 3 जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीडेंट होता है ना, ऑक्सीकारक होता है। तो ये 3 जो ऑक्सीजन होता है, तो एक आपका यहाँ मर्ज हो गया, ठीक है, और एक आपका यहाँ, और एक ये बाहर निकल गया, और यहाँ से H2 भी बाहर निकल गया। तो यहाँ 2 प्रकार के जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो यहाँ पर दोनों एंड पे आते हैं, इसलिए इसको हमने क्या कह दिया, ग्लूकोसैकरिक एसिड कहा। इससे पहले अगर एक ही एंड पे है तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्लूकोनिक एसिड। क्लियर। ग्लूकोज को जब हाइड्रोजन और निकल की उपस्थिति में रिडक्शन कराते हैं, रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है, तो हमें सार्बिटाल की प्राप्ति होती है, और ये इंपॉर्टेंट है। सार्बिटाल में देखिए दोनों तरफ क्या है, CH2OH और CH2OH है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ग्लूकोज है और इसको हम HI+ रेड, ठीक है, लाल फास्फोरस 100% 100 डिग्री सेंटीग्रेड में हम गर्म करते हैं तो हमें 2 हाइड्रो, देखो हाइड्रो क्या है, दूसरे पे 2 हाइड्रो हेक्सेन, ठीक है, ये प्राप्त होती है। और फर्दर जब इसको सेम रिएक्शन करते हैं तो हमें नॉर्मल हेक्सेन की प्राप्त होती है। और ये दर्शाता है कि 6 कार्बन एटम्स की जो श्रृंखला है वो क्या है, रेडियो श्रृंखला है, ठीक है। ग्लूकोज को जब फिनिल हाइड्रोजन की साथ हीटअप करते हैं तो हमें ग्लूकोसोजोन की प्राप्ति होती है, बेंजामीन मिलता है, जल और अमोनिया निकलती है। इसमें देखिए ये जो 2 आपका प्रथम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, यहीं पर जो है जो बेंजामीन है वो आगे के अटैच होती है। क्लियर। दूसरे इसमें सिर्फ फॉर्मेशन ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज की जो मेथिल अल्कोहल के साथ हम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl के साथ गर्म करते हैं तो हमें जो है
मेथिल ग्लूकोसाइड अल्फा बीटा की प्राप्ति होती है और ऑक्सीजन और जल की प्राप्ति होती है। तीसरा देखो फर्मेंटेशन, ग्लूकोज को जब जाइमेज एंजाइम के साथ हम या ईस्ट के साथ जो फर्मेंटेशन कराते हैं तो एथिल अल्कोहल की प्राप्ति होती है और कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द म्यूटारोटेशन। म्यूटारोटेशन परिवर्ती घूर्णन, ठीक है, इसको कहते हैं म्यूटारोटेशन। क्या कहते हैं? परिवर्ती घूर्णन। जो लाइट या तो लेफ्ट होगा या राइट होगा उसी को रोटेशन कहते हैं। क्लियर? अब देखिए सबसे पहले जो पायरोन नाम के अभी जो हमने पिछली बार उसमें पढ़े हैं पायरोनोल, ठीक है, तो उसमें इस प्रकार की मतलब रिंग पाई जाती है 6 मेंबर और ये फ्यूरॉन्स का इसमें 5 कार्बन मतलब इसमें ऑक्सीजन की होती है, इसमें भी ऑक्सीजन होती है, लेकिन ये 5 कार्बन होते हैं और यहाँ पर 6 कार्बन होते हैं। तो 6 कार्बन जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज नोन एज द पायरोन या पायरोनोल रिंग। आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड इट इन द अर्लियर क्लासेस। होता क्या है? सबसे पहले वाटर ले लेते हैं और वाटर में अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के क्रिस्टल्स को जिनका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 146 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको हम जल में करते हैं। तो जैसे ही जल में इसको करते हैं तो हमें क्या मिलता है? फ्रेश प्रिपेयर्ड जलीय विलयन मिलता है। और जलीय विलयन का जो विशिष्ट घूर्णन, ठीक है, इसको अल्फा डी से हम डिनोट करते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है? शुरुआत में जैसे ये बना इसका जो है विशिष्ट घूर्णन कितना होता है या म्यूटारोटेशन वैल्यू कितनी होती है? वो होती है +112 डिग्री। क्लियर? जैसे ये बना धीरे आगे इसको रख देते हैं इस विलयन को, या विशिष्ट फ्रेशली प्रिपेयर्ड विलयन को हम रख देते हैं। तो जो ऑप्टिकली रोटेटरी पावर होती है धीरे धीरे स्टार्टिंग पॉइंट में रहती है +112 डिग्री, और जब इसको हम थोड़ी देर रख देते हैं तो ये वैल्यू धीरे 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 गिरती जाती है। यानी इसको हम ऑप्टिकली रोटेटरी वैल्यू जो होती है धीरे धीरे गिर करके कहाँ आती है? लास्ट यानी इनकी वैल्यू होती है +52.5 डिग्री सेंटीग्रेड और ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है, यानी अब इससे नीचे नहीं गिरेगी, यहाँ पे आकर के बिल्कुल फिक्स हो जाती है। तो यहाँ देखिए +112 डिग्री से लेकर के घटते घटते कहाँ जाना? +52.5 डिग्री पे। तो यही इसकी जो वैल्यू होती है इसको हम कहते हैं म्यूटारोटेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे साम्यावस्था होती है। विलयन में क्या होती है? साम्यावस्था होती है, विलयन में वो पाई जाती है। आप जानते हैं। तो इसमें देखिए जो अल्फा डी जो वैल्यू थी यानी अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरोनोल, पायरोनोल के बारे में क्या बताया? तो ग्लूकोपायरोनोल जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? +112 डिग्री, ठीक है। और ये साम्यावस्था स्थापित करता है डी प्लस ग्लूकोज, इसको ओपन चेन फॉर्म कहते हैं। ये रिंग फॉर्म में ये ओपन चेन में इनके जो देखिए सबसे ज्यादा कौन बन रहा है आपका? इन दोनों के कंपैरिजन में आपका अल्फा डी यानी अल्फा डी ग्लूकोपायरोनोल बन रहा है, और इन दोनों की तुलना में बीटा डी ग्लूकोपायरोनोल बन रहा है, ठीक है, जिसका कितना हो रहा है? +19 डिग्री, है ना। तो एक्चुअली ये 64% बन रहा है इन दोनों के उसमें। और अगर इन तीनों के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो सबसे ज्यादा कौन बन रहा है? बीटा डी ग्लूकोपायरोनोल, उससे कम कौन बन रहा है? ग्लूकोपायरोनोल, और सबसे कम कौन बन रहा है? ओपन चेन वाला, ओपन चेन फॉर्म ग्लूकोज का, वो सबसे कम बन रहा है। क्लियर? आई हैव जस्ट टोल्ड यू, अभी मैंने आपको बताया कि जब किसी विलयन में जल में हम जो है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज को क्रिस्टल को डालते हैं जिनका जो है मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 146 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें देखते हैं कि पहले स्टार्टिंग वैल्यू कितनी थी? +112 डिग्री, ठीक है। ये धीरे धीरे घटती है, यानी इसकी जो ORP है यानी ऑप्टिकल रोटेटिंग पावर धीरे धीरे घटती है, और घट के एक समय पे एक ऐसी स्टेज पहुंचती है जो उसका यूनिट पॉइंट होता है और कांस्टेंट वैल्यू रहती है। कांस्टेंट वैल्यू मतलब बिल्कुल स्थिर हो जाती है, और इसकी वैल्यू हो जाती है 52.5 डिग्री, यानी 112 से घट करके कहाँ पहुंची? 52.5 डिग्री। लेकिन जब यही ये अल्फा डी ग्लूकोज के साथ है
क्रिस्टल के साथ में। यही प्रक्रिया जब हम बीटा डी ग्लूकोज क्रिस्टल को हम जल में घोलते हैं, ठीक है, तो स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन जो होता है वो कितना होता है, स्टार्टिंग पॉइंट उसका 90 डिग्री होता है और धीरे 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 ये बढ़ती जाती है, यानी इसकी ओआरपी जो है बढ़ती जाती है और बढ़ करके कहां पहुंचती है, प्लस 52.5 डिग्री। तो अल्फा वाले अल्फा डी के जो उसमें होती है, यानी डी अल्फा डी ग्लूकोज में उसमें वैल्यू 112 से घट करके कहां आती है, 52.5 पर। और बीटा डी ग्लूकोज क्रिस्टल जो होती है इसमें 19 डिग्री से बढ़ते बढ़ते कहां पहुंचती है, 52.5 डिग्री। लेकिन कांस्टेंट वैल्यू कहां पहुंचती है, घट करके भी यही पहुंचना है और बढ़ करके भी यही पहुंचना है। अब एक चीज और बता दें, अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पर लगातार एक तीसरी स्टेज होती है, इसमें हम मतलब अल्फा टी प्लस ग्लूकोज जो करते हैं और इसमें हमने बीटा डी, ठीक है, बीटा डी प्लस ग्लूकोज यहाँ पर कर देते हैं। तो अगर दोनों को हम इसमें दोनों को क्रिस्टल को क्या करते हैं, घोल देते हैं, यानी इसको भी ले लिया और इसको भी ले लिया, दोनों को एक ही मतलब वाटर के साथ घोल दिया, जो बिलियर बन गया। तो होता क्या है कि अल्फा डी ग्लूकोज के जो पार्टिकल होते हैं वो लगातार बीटा डी ग्लूकोज में चेंज होते रहते हैं और फिर उनके मध्य एक साम्यावस्था उत्पन्न हो जाती है जिसकी कांस्टेंट वैल्यू कितनी आएगी, 52.5 डिग्री। और ये प्रोसेस पूरी न्यूटन रोटेशन है। क्लियर? आप तो लिख लोगे आराम से, इधर आ जाए। तो सबसे पहले जो प्रिजर्व कन्फेक्शनरी होती है, यानी जो संरक्षित मिठाइयाँ होती हैं उनमें स्वीटनर या मधुरक के रूप में ग्लूकोज का इस्तेमाल होता है। फिर ग्लूकोज का इस्तेमाल फूड सप्लीमेंट यानी निर्भर बच्चों के लिए और कमजोर बच्चों के लिए फूड सप्लीमेंट का लिए होता है। तीसरा है जैम और जेली के रूप में ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मेडिसिन के रूप में क्या होता है, जब कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है वो मेडिसिन के रूप में काम करता है। ग्लूकोज सॉल्यूशन जो है, जो डायबिटिक पर्सन होते हैं उनको इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है ताकि उनकी जो है जो ग्लूकोज जो है ग्लूकोज का लेवल है वो बैलेंस रहे। फिर देखिए इसमें सिल्वर मिरर बनता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर सिल्वर ऑक्साइड जब ग्लूकोज से, सिल्वर ऑक्साइड क्या है, सॉल्यूशन ऑफ अमोनिफाइड सिल्वर नाइट्रेट, इसको टालर रिएजेंट भी कहते हैं। टालर रिएजेंट ग्लूकोज से रिएक्ट करता है तो हमें सिल्वर देता है और ये ब्लैक कलर का होता है और ग्लूकोनिक एसिड बनता है। क्या होता है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है। क्लियर? लेट्स स्टार्ट। तो आज हम बायोकेमिकल्स में क्या पढ़ेंगे, निम्नलिखित गुणों में यानी कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज होता है कि ग्लूकोज में ये प्रूव हो जाए, इसमें रिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो रिंग स्ट्रक्चर पाने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो हम प्रॉपर्टीज जो है मतलब 1 by 1 डिस्कस करेंगे। ग्लूकोज सिर्फ रिएक्शन नहीं देता है, क्यों नहीं देता है, क्योंकि इसमें रिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है। जबकि नॉर्मल क्या होता है, जो एल्डिहाइड होते हैं वो सिर्फ रिएक्शन देते हैं। दूसरा ग्लूकोज जो है तो बाइसल्फाइड योगात्मक यौगिक और एल्डिहाइड अमोनिया कंपाउंड जो है नहीं बनाते हैं, जबकि एल्डिहाइड दोनों कंपाउंड बनाता है, ठीक है। बाइसल्फाइड योगात्मक कंपाउंड को बनाता है और एल्डिहाइड अमोनिया कंपाउंड को बनाता है, ठीक है। थर्ड में देखिए ग्लूकोज जो होता है वो फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्या बनाता है, फेनिल हाइड्रोजन नहीं बनाता है और जबकि ओसाजोन बनाता है। बनना चाहिए क्या, अगर फेनिल हाइड्रोजन के साथ जो है रिएक्ट करता है ग्लूकोज तो बनना चाहिए फेनिल हाइड्रोजन, लेकिन बनता क्या है, ओसाजोन। फेनिल हाइड्रोजन नहीं बनता है। और पॉइंट जो है ग्लूकोज दो आइसोमर्स अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में विद्यमान पाया जाता है, ठीक है। अल्फा एंड बीटा दोनों रूप जो है क्रिस्टलाइज सॉल्यूशन होते हैं। देखिए ये अल्फा हो गया और ये क्या हो गया, ग्लूकोज जो है परिवर्ती घूर्णन को प्रदर्शित करता है। दो समावि मेथिल ग्लूकोसाइड बनाता है, ठीक है। समावि मेथिल ग्लूकोसाइड बनाता है। अब देखिए फिशर प्रक्षेप जो सूत्र होता है ये कभी कभी आपको लिखने को आता है तो आप इस प्रकार से बनाइए। जो नंबरिंग किया है, जहाँ जहाँ नंबर लिखा है वहाँ पर आपका कार्बन एटम है, ठीक है। ये ग्लूकोज का क्या है, नॉर्मल
जो ऊपर का जो पोर्शन होता है ये एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO, है ना। तो ये ग्लूकोज का जो है ओपन चेन फॉर्म से, क्या है, ओपन चेन, खुली श्रृंखला है, क्या है, खुली श्रृंखला है, ठीक है। इसके दो रूप हैं, कौन कौन से, एक ये समतलीय सूत्र है और दूसरा आपका समतलीय सूत्र सेकंड है, ये थर्ड है। तो ये अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को दिखाता है और यहाँ पर क्या है, ये बीटा डी प्लस ग्लूकोज को दर्शाता है, क्लियर। अब देखिए होता क्या, रिंग स्ट्रक्चर कैसे हो गया, जो आपका ये प्रथम जो है कार्बन है, फर्स्ट कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन है, इनके बीच में क्या हो जाता है, एक और जो है ऑक्सीजन आ जाता है। आप इसको जो है मैच कर सकते हैं कि देयर इज नो एनी टाइप ऑफ डिफरेंस बिटवीन दिस वन एंड दिस वन, लेकिन यहाँ पे ये क्या होता है, रिंग स्ट्रक्चर होता है। थर्ड में क्या होता है, यहाँ देखिए जो दूसरा सिस्टम है, चेंज क्या हो रहा है, ये बीटा डी प्लस है, चेंजिंग क्या है, अल्फा और बीटा मेन चेंजिंग क्या है, इधर देखिए ये लेफ्ट है और ये राइट है, OH किधर है, राइट साइड होता है, जब D प्लस हो तो राइट साइड OH होगा, ठीक है। और इधर जब हम इधर को खड़े होते हैं तो ये राइट साइड है, ठीक है, और जब इधर खड़े हो गए तो इधर OH क्या है, लेफ्ट साइड है, यही डिफरेंस है। बाकी सेम पूरा का, यहाँ से यहाँ का जो पोर्शन है वो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं ना, केवल फर्स्ट पोजीशन पे डिफरेंस हो रहा है, क्लियर। अब देखिए ये जो फर्स्ट कार्बन है ये एनोमर कहलाता है, क्या कहलाता है, एनोमर, ठीक है ना। यहाँ पर कई ग्रुप लगे हैं, इधर देखो कार्बन लग गया, ठीक है, इधर हाइड्रोजन लग गया, इधर एल्कोहलिक ग्रुप लग गया और ये ऊपर में क्या लग गया, ऑक्सीजन ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारा जो है एनोमर कार्बन कहलाता है, एनोमर कार्बन कहलाता है। यहाँ पे देखिए इसके जो दो जो है डायस्टोमर्स होते हैं उसमें अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरिनोज, ये पाइरिनोज जो रिंग्स है, क्या है, पाइरिनोज रिंग्स है। तो ये ऑक्सीजन आ रहा है ना कि नहीं आ रहा बीच में, और यहाँ पर भी बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरिनोज देखिए यहाँ पर भी आपके वो आ रहा है, ठीक है ना। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस फर्स्ट कार्बन पे, इसी चीज को हमने रिंग फॉर्म में कर दिया है। ये जो आपने यहाँ पे लिखा है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है वो ये है रिंग फॉर्म में, यहाँ पे तो हमने नॉर्मल रिंग फॉर्म बनाया है और यहाँ पर ये हेमियोसिटल रिंग के फॉर्म में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हेमियोसिटल क्या होता है ये भी आपको बताते हैं। जब भी जो है ये हमारे कौन सा ग्रुप लगाए, एल्डिहाइड ग्रुप लगाए नहीं, CHO। तो जब CHO ग्रुप जो है, CHO ग्रुप वो एल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो दोनों जुड़ जाते हैं और जब जुड़ गए तो क्या बनाया, हेमियोसिटल, और ये विषम चक्रीय होता है, क्लियर। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अच्छा एल्डिहाइड ग्रुप हो, हमने यहाँ रिंग जो है स्ट्रक्चर को प्रूव करने के लिए हमने रिएक्ट करा, मतलब कंपैरिजन बनाई है किसके किसके बीच में, एल्डिहाइड और ग्लूकोज के बीच में। तो ग्लूकोज में भी एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है और नॉर्मल एल्डिहाइड में तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा ही होगा, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रक्चर दे रहे हैं यानी ये 6 पॉइंट्स को जो भी ग्लूकोज अगर पूरा करना है तो उसमें रिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है, नहीं पूरा करना है तो नहीं पाया जाता है। स्टार्ट करें। न्यूटन रोटेशन जो होता है, ठीक है, हमेशा एक चीज है, D प्लस अगर कहीं लिखा है D प्लस है ना ब्रैकेट में, तो आप इसको कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर कहीं पर D निगेटिव जाता है तो इसको लीवो रोटेटरी, वैसे ये डीएल फॉर्म करता है, ये एल फॉर्म कराता है, एल, ठीक है। तो एल फॉर्म लेफ्ट ही होता है, लेकिन वहां यहाँ पर लीवो रोटेटरी, लीवो मतलब होता है बाईं तरफ, लीवो मतलब बाईं तरफ और डेक्स्ट्रोमीज दाहिनी तरफ। और जो प्रकाश का जो परिवर्तन होता है वो लेफ्ट साइड हो सकता है या राइट साइड हो सकता है।